हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFRS 5 असेट्स हेल्ड फॉर सेल के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं IFRS 5 का मतलब क्या है और क्यों जरूरत है हमें जो है इसकी स्टैंडर्ड में। तो बेसिकली जो हमारे नॉन करंट असेट्स होते हैं तो उनका हम यूज क्या है बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ना कि उसको जो है सेल करने के लिए। तो और जिन असेट्स को हम डेली सेल्स एंड परचेज में यूज करते हैं वो हमारे गुड्स और इन्वेंट्री होते हैं। ठीक है। तो ऐसे नॉन करंट असेट्स जिनको हम बिजनेस में कंटिन्यूएशन में यूज कर रहे हैं, जिनसे हम आगे फर्दर प्रोडक्शंस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें उसको बेचना पड़ेगा। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन। तो जब हम उस नॉन करंट असेट्स को बेचते हैं या फिर हमने बेचने का प्लान किया है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज हमने बेचने का सोचा तो कल वो बिक जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें उसकी एक अलग से ट्रीटमेंट करनी होती है कि और जो है फिर उसको जो है हम नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी से में नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे नॉन करंट असेट्स जिसको जो है अब कंपनी जो है सेल करने की सोच रही है और जो है उससे फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है। तो वो हमारा जो है IFRS 5 असेट्स हेल्ड फॉर सेल के अंदर के आएगा। ठीक है। तो ये हमारी इसकी मीनिंग हो गई। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस में क्या कि अगर आप कोई असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, आप उसको चाह रहे हैं कि सेल करना है मार्केट में, कोई जो असेट्स आपने यूज कर लिया उसके बाद, तो कौन कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए जिसके बाद आप उस असेट्स को बुक में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो आप असेट्स बेचना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, वो जो है आपकी सेल होने की कंडीशन में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया सेल करना है और वो अभी सेल करने के कंडीशन में नहीं है, आप उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो और जो है मतलब बाद में देखोगे सेल करने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो है जो आपकी सेल है वो हाईली प्रोबेबल हो। हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है कि आपने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब आपको ये सेल करना ही करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यू आर कंफ्यूज, कंपनी कह रही है कि ठीक है मैं कर भी सकती हूँ सेल, नहीं भी कर सकती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी को फॉर श्योर रहना पड़ेगा कि हाँ उन्हें जो है मोस्ट प्रोबेबली ये सेल करना ही है। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा? तो मैनेजमेंट जो है कमिटेड है कि हाँ हमें ये सेल करना ही है और उन्होंने जो है बायर्स को ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये सारे एक्शंस अगर हमारे क्वेश्चंस में लिखे होंगे तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ कंपनी जो हाईली प्रोबेबल है सेल करने के लिए। और उसके बाद जो है वो जो आइटम है उसको हमने मार्केट बेसिकली रीजनेबल प्राइस में सेम वही की सेल करने के लिए हमने अपने जो भी एक्शंस है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। तो ये एक तो कंडीशंस थी हमारी। उसके बाद एक तो ये है कि जो भी आपका सेल है वो एक्सपेक्टेड हो कि 1 साल के अंदर अंदर ही सेल हो जाए। ठीक है। जो भी आपका असेट्स है आप जिसको सेल करना चाह रहे हो आप वो एक्सपेक्ट करो कि वो विद इन 1 ईयर ही जो है सेल हो जाना चाहिए, जब से आपने कमिटमेंट करी है कि हाँ मुझे सेल करना है। ठीक है। और उसके बाद और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कमिटमेंट, एक बार आपने कह दिया कि हाँ मेरे को सेल करना है, तो आपने 2 महीने बाद मन चेंज कर लिया कि नहीं मुझे ये सेल नहीं करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है फुल्ली कमिटेड होने चाहिए कि हाँ अगर आपने प्लान बना लिया तो आपको ये सेल करना ही करना है। ठीक है। तो ये विड्रॉ नहीं हो सकता। विड्रॉ जो है बेसिकली अगर कोई अनफोर्सीन कंडीशंस होंगी जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होगी तो वो बात अलग है। अदरवाइज आप खुद से जो है नहीं कह सकते कि हाँ मुझे सेल नहीं करना है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी असेट्स हेल्ड फॉर सेल की मीनिंग और उसके कुछ कंडीशंस। अगर आपने ये सारी ये मेक श्योर करना है कि ये सारी कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है आप किसी असेट्स को जो है नॉन करंट असेट्स को जो है IFRS 5 के अकॉर्डिंग ट्रीट कर पाओगे। अब बात करते हैं कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें कौन सा असेट्स बेचना है। अब उसके बाद क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब उसको बुक में ट्रीट कैसे करना है अब ये समझते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम उस असेट्स को बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट असेट्स में शो कर रहे थे और उस पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। ठीक है। बट अब क्योंकि अब आप जो है उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करने वाले, बिजनेस ऑपरेशन में यूज नहीं करने वाले हो और आप उसको सेल करने वाले हो, तो अब आपको और जो है आपका सेल जो है जैसा अभी हमने लास्ट इसमें पढ़ा था कि
12 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ही आपको सेल करना है। तो अब वो नॉन करंट से क्या हो गया, वो करंट में आ गया कि अब आपको 1 साल के अंदर उसको सेल करना है और आप उसको जो है प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हो। तो अब वो हमारा नॉन करंट असेट्स नहीं कहलाएगा, अब वो हमारा कहलाएगा करंट असेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस असेट्स को अब आपको नॉन करंट असेट्स से हटा के करंट असेट्स के हेडिंग में डाल देना है। ठीक, और इसके बाद जो है उस पे आपका कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ना तो आपका उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और उसको करंट असेट्स में शो करना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और एक लॉजिकल बात है, ये सिर्फ इसी आईएफआरएस के लिए नहीं है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। हमने पढ़ा होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलवेज एंटिसिपेट लॉसेस। तो कोई भी अगर कंपनी को लॉसेस होने के चांसेस है तो उसको हमेशा एंटिसिपेट करो, उसको जो है मतलब पहले ही अंदाजा लगाओ और उसको उस बुक्स में ट्रीट करो। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स को नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स अंटिल इट इज रियलाइज। तो जब तक आपका प्रॉफिट हो नहीं जाता, जब तक आपको उसको बुक में दिखाना नहीं है। तो ये एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सेम यहाँ भी हमें वही ट्रीट करना है कि लेट्स सपोज आपने जो है असेट्स है आपकी बुक में जो है कैरिंग अमाउंट, मतलब आज की डेट में जो बुक वैल्यू है वो उसकी जो है 1 लाख शो हो रही है। ठीक है, तो 1 लाख आपकी कैरिंग अमाउंट शो हो रही है। अब इसमें से जब आप मार्केट में गए उसको वो मार्केट का रेट पता करने के लिए कि कितने में बिक जाएगी, जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो आपको पता चला कि वो जो है आपकी सिर्फ 80,000 की ही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपको जो है मार्केट में वो 80,000 की ही जो है वो मिलने के चांसेस है आपके पास। तो अब इस केस में जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि अब आपको बुक में 1 लाख की वैल्यू को शो नहीं करना, अब आपको बुक में 80,000 पे शो करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू आपकी अब इतनी शो कर रही है। तो यहाँ भी हमें सेम यही करना है कि जिस दिन आप असेट्स को क्लासिफाई करोगे करंट असेट्स में, उस दिन आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू इसका मेजर करना है और फेयर वैल्यू एंड माइनस कॉस्ट टू सेल जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हमें बुक्स में शो करना है। अब ये जो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है ये कैरिंग अमाउंट से कम होना चाहिए। अगर ये कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम उस ज्यादा वैल्यू को शो नहीं करेंगे, हम जो है इसी को शो करेंगे जो हमारी कैरिंग अमाउंट है। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है और ये आगे भी मतलब अदर स्टैंडर्ड्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर जो है हमारी कैरिंग अमाउंट 1 लाख है और 80,000 जो है हमारी फेयर वैल्यू आई है, तो जो हमारी 20,000 है वो क्या आ गया, अब ये हमारा लॉस कहलाएगा कि 20,000 का लॉस है। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, ये लॉस जाएगा आपका पीएनएल के अंदर। ठीक है, तो एक बात तो ये कि जो आपका असेट्स हेल्ड फॉर सेल है वो आपका कैसे क्लासिफाई होगा, तो इसे देखा जाए तो लोअर ऑफ पे क्लासिफाई होगा। लोअर ऑफ किसका, कैरिंग अमाउंट का एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। ठीक है, तो जैसा भी मैंने बताया, अगर आपका जो है कैरिंग अमाउंट 1 लाख है और फेयर वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, सपोज 1,20,000 है, तो उस केस में भी हम 1 लाख ही लिखेंगे। तो लोअर को हमें हमेशा कंसिडर करना है। और अगर हमारा कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ फेयर वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, पी लॉस को पीएनएल में शो करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर केस है 20,000 के केस में। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको हमें असेट्स करंट असेट्स में शो करना है और डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर पहले जो हमारा नॉन करंट असेट्स था वो रिवैल्यूएशन मॉडल के अंडर अगर हम उसको ट्रीट कर रहे थे, जिसका मतलब कि हम उसे हर ईयर एंड पे जो है रीवैल्यू कर रहे थे, तो उस असेट्स को अगर हम जो हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं, सेल के पर्सपेक्टिव पे रख रहे हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं आईएफआरएस 5 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जिस डेट को हम जो है क्लासिफाई करेंगे, उस डेट पे हमें पहले उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा एज पर आईएएस 16 या आईएएस 40, जिसके अंडर भी वो जो है वो असेट्स जो था, चाहे वो पीपीई के अंडर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रीट हो रहा हो, अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ट्रीट हो रहा था, तो हमें जिस दिन हम रिक्लासिफाई करेंगे करंट असेट्स में, उस दिन हमें क्या करना होगा, उसकी जो है फेयर वैल्यू निकालनी है सेम वे जैसे हम रिवैल्यू करते हैं, और जो भी गेन या लॉस है उसकी अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट होगी। वो ट्रीटमेंट जो होगी आईएएस 16 या फिर आईएएस 40 के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, इसके लिए आप मेरी जो आईएएस 16 और आईएएस 40 की वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके बाद जो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बाद फिर जो है हमें उसको आईएफआरएस 5 के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। तो अभी तक जो है हमने असेट्स हेल्ड फॉर सेल को समझा, उसकी मीनिंग क्या थी और उसका जो है कंडीशंस क्या क्या थी बुक में रिकॉग्नाइज करने के लिए, और बुक में कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अब इसके बाद बात करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो अभी जो हमने बात की थी उसमें एक इंडिविजुअल असेट्स की बात थी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका जो है 4-5 डिफरेंट बिजनेस है या डिफरेंट ज्योग्राफी में है या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है, उस केस में आप जो है उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा जो भी आपका प्रोडक्ट लाइन है या ज्योग्राफिकली बेसिस में जो है आपका बिजनेस जो है आप उसको बंद करना बेसिकली चाह रहे हो, सेल सेल करना चाह रहे हो या आपने सेल कर दिया है, ठीक है, या सेल एज पर जो है क्लासिफाई करना चाह रहे हो हेल्ड फॉर सेल के लिए जो आईएफआरएस 5 के अकॉर्डिंग है। तो उस केस में भी जो हमारी क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और इसके अंदर जो हमारा इंक्लूड होता है कि अगर आप जो है एक जो है पूरे जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको सेल कर रहे हो या ज्योग्राफिकली बेसिस जो है अपने किसी बिजनेस को सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर या फिर आपने कोई ऐसी सब्सिडरी एक्वायर करी है जिसको आपने एक्वायर ही इसलिए करी है कि आप उसको रीसेल कर सको जैसे उसकी वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में कि अगर हम कोई एक पार्ट ऑफ बिजनेस को बेच रहे हैं या किसी एक लोकेशन के जो बिजनेस है हमें उसको बेच रहे हैं, तो अब हमें उसको जो है कैसे बुक में रिकॉग्नाइज करना है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो इसकी प्रेजेंटेशन होगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है हेडिंग बना के लिखेंगे कि सबसे पहले जो है कंटिन्यूएशन जो ऑपरेशन है उसका, और उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद जो है हम यहाँ एक नीचे एक और लाइन लिखेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, देन उसका हमें जो है वन लाइनर एक सिंपली लिखना है हमें प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम सेपरेटली फेस शो करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमारा जो कंटिन्यूस ऑपरेशन है ये अलग से जो है हमें पहले कंटिन्यूस का शो कर दिया, देन उसके बाद डिसकंटिन्यूड का शो करेंगे। डिसकंटिन्यूड जो हम करने वाले हैं, जो हम सेल करने वाले हैं, उसके लिए वन लाइनर लिखेंगे कि प्रॉफिट या गेन अराइजिंग फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और ये तो हमारा हो गया फेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेज मतलब कि जो हम मेन जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब जो डिसकंटिन्यूड जो लाइन ऑफ बिजनेस हम सेल करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्ड जो है एक डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या चीज़ें हमने सेल करी और किस तरीके से जो उसका प्रॉफिट या लॉस हमें मिला, उसके लिए हम उसको जो डिस्क्लोजर्स है उसके नीचे उसमें जो है उसको नोट्स टू अकाउंट्स जिसे हम बेसिकली कहते हैं, जिसमें वर्किंग्स शो करते हैं, वहां पर हमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि ये हमने सेल किया, ये हमने परचेज किया, इस चीज को ऐसे सेल किया, पूरी प्रॉपर वर्किंग दिखा के देन लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो वहां पे कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा वर्किंग्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, ये नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसका मैंने एग्जाम्पल एक रख रखा है, लेट मी शो यू। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या हम एक जो है इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जो डिस्क्लोजर्स में जो हम देखेंगे लिखेंगे वो रेवेन्यू हमारा क्या है, एक्सपेंस क्या है, और जो है प्रॉफिट एंड जो लॉस क्या है प्री टैक्स, और उसके बाद उसमें टैक्स लगाएंगे, देन उसके बाद जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है जो भी वो हमें शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये हमारा एक एग्जांपल है जिसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है जिसमें चेंजेस आने वाले हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंटिन्यूस ऑपरेशंस जो है इसका जो है पूरा निकाल लेंगे, जो बिजनेस हम सेल नहीं कर रहे हैं जितना पार्ट उसका हमने जो है सारा हेडिंग जो है लिख के एज इट इज, और हमने प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट निकालने के बाद फिर क्या करा हमने, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का अलग से लिखा है यहाँ पर, और फिर इसमें से एक सिंगल लाइनर की टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पर कितना हुआ है, सॉरी सिंगल लाइनर मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, जो कि ये रहा। देन उसके बाद ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट को टोटल करके जो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस आया है ये यहाँ लिख देंगे। और इसका जो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है इसका जो बाइफिकेशन है इसका, ये हमारा कहाँ जाएगा, नीचे नोट्स में जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है इट विल बी गिवन इन द नोट्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये ऐसा क्यों कर रही है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को अलग से क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या रीजन है। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में जो पैसा लगाते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं,
ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अब उनके एनालिसिस में ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई एक पार्ट ऑफ बिजनेस बेच दे रहे हो आप, और उसको जो है इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के फेस में, और आप बता नहीं रहे हो अलग से इन्वेस्टर्स को कि ये हम ऑपरेशंस को जो है सेल कर रहे हैं, तो इससे क्या है, वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे कंपनी के बारे में, और इससे जो है फिर उनको जो है डिसीजन मेकिंग में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो इसीलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इस जो है ये कंपनी को जो है ये स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, जिसके अंदर उन्हें अपने जो है अगर कोई डिवीजन सेल करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनको उस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग से जो है दिखाना पड़ता है, ताकि इन्वेस्टर्स को इजी रहे ये अंडरस्टैंड करने में और आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये पार्ट ऑफ बिजनेस जो है हमारा बिक चुका है। अब वो जो है फर्दर कैसे डिसीजन लेना है वो उस अकॉर्डिंग जो है इसको जो है डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन है रीजन है। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो है इसके रिलेटेड। लेट मी टेक यू थ्रू। ये एक हमारा क्वेश्चन है। लेट्स रीड दिस। ऑन 1 जनवरी 2001 एम कंपनी बॉट स्टैंपिंग मशीन फॉर 20,000। तो 20,000 का जो इन्होंने मशीन खरीदा है। इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड नील रेजिडेंस वैल्यू। और उसके बाद है ऑन 30 सितंबर 2003 सॉरी। तो जो है इट डिसाइडेड टू सेल द मशीन एंड स्टार्ट्स एक्शंस टू लोकेट अ बायर। तो इसने क्या करा, मशीन को सेल करने का डिसाइड किया, और उसके बाद जो है जो बायर्स है उनको लोकेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशंस थी IFRS 5 के अकॉर्डिंग वो यही थी कि आप जो है मैनेजमेंट जो है कमिटेड है सेल करने के लिए, और बेसिकली बायर वगैरह लोकेट करना स्टार्ट कर दिया है, और जो सेलिंग है वो विद इन अ ईयर होने वाली है। तो इन्होंने यहाँ भी लिख दिया मशीन आर इन शॉर्ट सप्लाई, सो सो द एम कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट मशीन विल बी सोल्ड फेयरली क्विकली। तो यहाँ से पता चल गया कि विद इन अ ईयर की बात हो रही है। ठीक है, सो इट्स मार्केट वैल्यू एट 30 सितंबर 2003 इज 13,500। तो ये जो है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट टू सेल हमें दिया हुआ है। ये क्यों दिया है कि जिस दिन हमें जो है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है, उस दिन जो है हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन देखते हैं कैरिंग अमाउंट का और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। उन दोनों में जो भी लोअर होगा हम उस लोअर पे जो है बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो to dismantle the machine and make it available to the purchaser, the machine has not been sold at the year end। ठीक है, तो हमें क्या देखना है यहाँ कि एट व्हाट वैल्यू शुड द मशीन बी ट्रीटेड। तो कौन सी वैल्यू पे जो है हमें जो है बुक में मशीन को दिखाना है फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर दिसंबर 2003 के अंदर। सबसे पहले इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो IFRS 5 के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो कैरिंग अमाउंट चाहिए, इसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए, और कैरिंग वैल्यू चाहिए, और उसके बाद जो हमें चाहिए वो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, इन दोनों में जो भी हमारा लोअर आएगा हम जो है उसके बेसिस पे जो है फिर बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले कैरिंग वैल्यू देख लेते हैं। तो कैरिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है, इसका बेसिकली मतलब है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड जो आपका डैप है, जो या फिर जो हमारी बुक में उस टाइम पे क्या वैल्यू लिखी है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2001 को जो इन्होंने मशीन खरीदी थी 20,000 की, तो हमें कॉस्ट मिल गई। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। तो जो हमारी कॉस्ट है वो है 20,000। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो कितने ईयर्स का लगा है, तो इन्होंने जो 1 जनवरी 2001 को जो है परचेज करी है, और 30 सितंबर 2003 को जो है सेल करने का सोचा है। तो 2001 पूरा, 2002 भी, और 2003 के 9 मंथ्स, तो 2 ईयर्स है 9 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फॉर एग्जांपल डेप 2 ईयर्स यहाँ माइनस कर देते हैं, देन लेस डेप 9 मंथ्स फर्दर। ठीक है, तो अगर हमारा 2 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये डिवाइड बाय 10, ये हमारा 1 ईयर का हो गया, मल्टीप्लाई 2, ये तो हमारा 2 ईयर्स का हो गया, इसको माइनस कर देते हैं। और उसके बाद जो है फर्दर 9 मंथ्स का अगर हमें लगाना है तो ये मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12।
सॉरी डिवाइड बाय पहले 10 होगा, तो ये हमारा 1500 आ गया। तो जो हमारा कैरिंग वैल्यू आ गया वो आ गया 14,500। सिंपली मैंने जो है इन तीनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या है, कैरिंग वैल्यू आ गई। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए में क्या है, फेयर वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू में कितनी दी हुई है 13,500, और जो कॉस्ट टू सेल है वो हमें कितना दिया हुआ है 500 का। तो ये जो आ गया हमारा 13,000 का आ गया हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो अब हमें जो है बुक में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वो करना है इन दोनों के लोअर पे। तो हमारा लोअर क्या है, तो जो लोअर है वो है हमारा ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 13,000। तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज एज करंट असेट्स इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। और अब क्या हमारा लॉस अराइज हो रहा है या नहीं अराइज हो रहा, तो हमने इसमें हमें देखना है कि अगर हमारा जो कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हुआ, तो इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर ये होता है तो देन हमारा इस केस में क्या आएगा, ये हमारा आएगा लॉस। और लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो हमारा लॉस कितना है, ये हमारा हो गया लॉस इक्वल टू 14,500। एक मिनट, तो लॉस जो है हमारा हो गया इक्वल टू 14,500 माइनस 13,000। तो ये 1,500 का जो लॉस है, इसको हम कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी इसकी ट्रीटमेंट होगी। एंड जो है क्योंकि अब हमने इसको जो है करंट असेट्स में क्लासीफाई कर दिया है, तो अब जो है हमें इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिखना है, नो डेप विल बी चार्ज्ड। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा असेट्स हेल्ड फॉर सेल का है एक एग्जांपल। एक एग्जांपल जो है हमारे पास वो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सी दिस एग्जांपल। तो इसके अंदर जो है वैलेंटाइन प्रोडक्ट कार्ड्स जो है ये प्रोड्यूस्ड कार्ड्स एंड सोल्ड रोसेस। तो इसके बेसिकली दो प्रोडक्ट है, एक तो इनका कार्ड का है और दूसरा जो है इनका रोजेस का है। However, halfway through the year end 31st March 2006, the rose business was closed। इन्होंने क्या एक बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ये क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और एंड दी असेट्स जो है उनको, इन्होंने उनके असेट्स को सोल्व कर दिया, और सोल्व करने के बाद जो इनका जो लॉस आ रहा है, जो लॉस अराइज हुआ है वो कितने का हुआ, 76,000 का लॉस आ रहा है। और रिडंडेंसी कॉस्ट, इसका मतलब जो उस पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ बिजनेस था उसमें जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट किया होगा, जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए होंगे, उनको जो उन्होंने पे आउट किया है वो 37,000 का किया है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लॉस एंड एक्सपेंस है। और उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो है कंटिन्यूइंग बिजनेस को जो है 98,000 पे जो है शो करा है। और ये हमारा इनका रिजल्ट है, जिसके अंदर दोनों जो बिजनेस है कार्ड्स और रोजेज, इनके जो है वो दिए हुए हैं, सेल्स कॉस्ट वगैरह दी हुई है। और इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो कि कहाँ जाएगी, कंटिन्यूस ऑपरेशंस वाले हेड में जाएगी सिर्फ। तो फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। अब हमें बताना है क्या, एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ड्राफ्ट करना है ईयर एंड 31st मार्च 2006 के लिए। और इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है IFRS 5 के अकॉर्डिंग जो इसकी प्रेजेंटेशन जो है कैसे यूजफुल होगी। तो सेकंड वाला पार्ट का मैं पहले बता देता हूँ। इसका अभी जो हमने बात किया था कि जो हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कंटिन्यूस एंड जो है डिसकंटिन्यूड को अलग अलग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न यही था कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाए और कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे। ठीक है, और इसलिए जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो है इनको अलग अलग शो करने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस का उन्हें एक अच्छा बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस जो है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमारा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन,
और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हम किसका बनाएंगे, सबसे पहले हमें बनाना है कार्ड्स का, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और रोजेस जो है जो बिजनेस को वो बंद कर रहे हैं। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में हमें सबसे पहले जो है रिवेन्यू दिया हुआ है, रिवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रिवेन्यू जो हमारा है, ये जो प्राइस है हमारी $1000 में है, रिवेन्यू में दिया है यहाँ पर 650, और जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 320 का, तो -320, ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। $330 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और इसके बाद जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 60, माइनस का 60 और ये माइनस का 120, तो और ये जो हमारा आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो 150 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमारे पास अदर कॉस्ट दी हुई है, तो यहाँ पर जो 98,000 की इन्होंने कहा है कि बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, जो कंटिन्यूस बिजनेस पे इन्होंने 98,000 का कॉस्ट किया है, जो कि रीऑर्गेनाइज्ड करने के लिए किया है, तो ये एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हो जाएगी हमारी। और ये हमारा है 98 माइनस का 98। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट जो हमें दिया वो है 17 की, ठीक है। तो सेम वे इसका जो इक्वल टू सम 35, तो ये हमारा 35 क्या आ गया, 35 हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें टैक्स जो है वो एक्सपेंस जो है उसको माइनस करना है। तो टैक्स हमारे पास जो है ऑलरेडी गिवन है, जो कि 31 है हमारे पास, और इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 जो है बच रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा 4 का प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद जैसा कि हमने अभी बात किया था कि पहले कंटिन्यूइंग करते हैं, देन उसके बाद जो है डिसकंटिन्यूड करते हैं, तो दिस कंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर हमने सिंगल लाइनर लिखना है, चाहे वो प्रॉफिट हुआ हो या हमें लॉस हो रहा हो। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस डायरेक्ट वन लाइनर लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले इसको हमें एक वर्किंग्स में जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर हम शो करेंगे। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके जो बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट वो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस। सिंपली इसका फॉर्मुलेट कर देता हूँ ताकि इजी रहे, दिस प्लस एंड दिस, एंटर, ठीक है। तो अब हमें जो है ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो मैं यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग कर देता हूँ। तो वर्किंग्स हो गई है हमारी, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब इसके लिए भी सेम हमें जो डिटेल्स दी हुई हैं हमें उसी का यूज़ करना है, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसी फॉर्मेट को जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इन डिटेल्स को यहाँ पर डिलीट करके हमारे पास डिटेल्स दी हुई है। रिवेन्यू हमारे पास 320 है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है माइनस में 150, ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा, ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, 170 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 90 है, एंड 1110 इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसने ऑटोमेटिक फॉर्मूला पिक कर लिया है। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद जो है हमें एडिशनल कॉस्ट भी दी हुई है इसके साथ। एक तो ये कि जो इन्होंने असेट्स को डिस्पोज ऑफ किया, तो उसमें इनका 76,000 का लॉस हुआ, तो यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन डिस्पोजल, और उसके बाद जो रिडंडेंसी कॉस्ट,
रिडंडेंसी कॉस्ट। तो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो हमारा माइनस का 76 है, और जो है ये 37 है हमारा रिडंडेंसी कॉस्ट। ठीक है, हाँ, ओके। और इनका अब हम कर देंगे टोटल, तो सिंपली इक्वल टू सम, ये जो 143 जो है हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है जो कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से अराइज हुआ है। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे, तो इक्वल -143। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर वर्किंग हुई, जिसके अंदर सबसे पहले हमें कंटिन्यूस ऑपरेशंस निकालना है, जिसके हमने प्रॉफिट निकाला 4 आया। फिर हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का अलग से कैलकुलेशन करके दिखाई यहाँ पर। ठीक है, और इससे जो हमारा लॉस राइज हुआ वो कितना हुआ, वो -143 का हुआ। तो ये लॉस हमने उठा के यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि हमें जो ये मेन जो है फेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसमें हमें वन लाइनर दिखाना है, और यहाँ 143 दिखा के ये हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस आ गया ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 139 का हमें टोटल लॉस हुआ है। इस तरीके से जो हमें इसकी वर्किंग को जो है एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है, और पार्ट 2 का आंसर पहले ही दे दिया कि ये यूजर्स के लिए जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये अलग अलग बेटर है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।